उड़िए और दुश्मन पर छा जाइए, उसे बर्बाद कर उनके टुकड़ों को पूरे रेगिस्तान में फैला दीजिए ताकि आने वाली कई पीढ़ियों तक इजराइल अपनी भूमि पर सुरक्षित रह सके। यह संदेश इजरायली वायुसेना कमांडर मोर्ती हार्ट का है, जो कि 1967 के हुए 6 डेज वॉर में हर वायुसैनिक के हेडफोन में बज रहा था। इजरायली वायुसेना मिस्र के ऊपर हमला करने से पहले बहुत सारी सावधानियां बरतते हुए निकल रही थी, लेकिन इन सबसे पूर्व आपका स्वागत है स्काई लार्क सिविल्स एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस स्पेशल प्रोग्राम 1967 6 डेज वॉर। देखिए, 1967 में जब ये वॉर शुरू हुआ तो सभी वायु सैनिकों को यह सख्त आदेश थे कि वो किसी भी रूप में रेडियो संचार इजराइल में स्थापित करने की कोशिश नहीं करेंगे। यदि उनके फाइटर जेट में किसी भी प्रकार की खराबी आती है तो अपने आप को लेकर समुद्र में क्रैश कर जाएंगे, किसी भी प्रकार की रेडियो फ्रीक्वेंसी नहीं भेजेंगे। इजिप्ट को यह पता नहीं चलना चाहिए कि इजराइल उनके ऊपर हमला करने वाला है। 1967 में इस सभी आदेशों के बाद लगभग 200 विमान हवा में उड़ चुके थे और केवल जमीन से 15 मीटर ऊपर उड़ रहे थे ताकि इजिप्ट को यह कानो कान खबर ना हो कि इजराइल उन पर हमला करने वाला। इजराइल और अरब कंट्रीज के बीच 1967 का 6 डेज वॉर, जो कि आज काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि फिलिस्तीन के ऊपर जब फिर से आक्रमण इस बार इजराइल ने किया तो यह अंदेशा बन रहा है कि क्या 6 डेज वॉर फिर से हो सकता है। आइए एक बार नजर डालते हैं कि 1967 के 6 डेज वॉर में आखिर इजराइल को जीत कैसे मिली। इजराइल इजिप्ट के ऊपर आक्रमण करने से पहले उसके जो सारे सैन्य अड्डे थे उनकी जानकारी इनको बेहतर रूप से हो चुकी थी। बहुत सारे इजरायली जासूस जो इजिप्ट की सेना थी उसमें बड़े बड़े अधिकारियों के मित्र थे और इजराइल को इन सब बातों की पूरी खबर थी कि इजिप्ट क्या करने वाला है, कैसे करने वाला है, इजिप्ट के पास क्या कौन कौन से फाइटर जेट है, इन सभी बातों की जानकारी उनके ऊपर थी। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, इजराइल मिस्र पर आक्रमण से पहले इतनी बार उसके मैप पर मॉक कर चुका था, यानी मॉक टेस्ट दे चुका था कि वो उसमें निपुण हो चुके थे। अब केवल इंतजार था तो हमले का, और जिस समय इजराइल ने हमला किया मिस्र के सारे विमान जमीन पर पड़े हुए थे और सारे सैनिक उस समय नाश्ते पर थे, और देखते ही देखते इजिप्ट का जो पूरा नक्शा था वो इजराइल ने बदल कर रख दिया। आइए एक नजर डालते हैं कि आखिर जो 1967 में 6 डेज वॉर हुआ इसके पीछे कारण क्या है। देखिए, इजराइल में जो लोग रहते हैं वो सब यहूदी समुदाय के लोग हैं। आपने अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आपने देखा होगा कि किस प्रकार हिटलर कहता है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो जर्मनी हारी उसका कारण इजराइल में रहने वाले जो सबसे बड़ा समुदाय है यहूदी है। यहूदियों में लगभग उनको ये दोषी ठहरा दिया गया कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जर्मनी हारी है उसका केवल कारण यहूदी है, और 60 लाख यहूदियों को जो है गैस के चैम्बर में डाल के इनको मौत के घाट उतार दिया गया। इजराइल के जो यहूदी समुदाय के लोग हैं ये अपने ऐतिहासिक टाइम से ही काफी ज्यादा सताए गए। इनको कभी गैस के चैम्बर में इनकी हत्या की गई, कभी इनको जबरन जो है मारा गया, काटा गया, इनके गले काटे गए और इनको कहीं पर भी रहने दिया नहीं जा रहा था। लेकिन इजराइल जब 1949 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा था उस टाइम पर इजराइल को फिलिस्तीन के रीजन पर बसाया जाने लगा। जब इजराइल से पूछा गया कि आपको कहां पर बसाया जाए तो उनका ये जवाब था कि हमें फिलिस्तीन का जो रीजन है यहां पर बसाया जाए, क्योंकि यहां पर ये जो आप वेस्ट बैंक का रीजन देख रहे हैं यहां पर इनकी ये मान्यता है कि जेरूसलम में इनके जो भगवान थे उन्होंने यहीं पर जन्म लिया है और इस वजह से ये जो धरती है इनके लिए बहुत पवित्र और बहुत सारे इजरायली थे जो पहले से ही यहां पर रह रहे थे। तो 1947 में यूएन प्लान के तहत इजराइल को यहां पर फिलिस्तीन के एरिया में बसाया जाने लगा। लेकिन जब ये बसाए जाने का प्रोग्राम चल रहा था उसी समय अरब जो कंट्रीज थे उनका बहुत बड़ा विरोध इस बात को लेके था कि आप इजराइल को फिलिस्तीन के रीजन में कैसे बसा सकते हो। लेकिन इजराइल को वहां पर बसा दिया गया। 1948 में एक छोटा सा युद्ध अरब कंट्रीज और इजराइल के बीच में होता है जिसमें इजराइल ने अरब कंट्रीज को हरा दिया, और अरब कंट्रीज के हारने के बाद फिर इजराइल को थोड़ा सा स्थायित्व इस क्षेत्र पर मिल गया। लेकिन अरब कंट्रीज का ये टारगेट बना रहा कि उन्हें किसी ना किसी तरह से इजराइल को जो है इजराइल को यहां से हटाना है, यहां से हराना है। लेकिन 19 यूएन प्लान के इनको यहां से जब स्थायित्व मिला उसके बाद से ही 1967 तक जो ये आगे के माहौल बनते रहे ये सारे युद्ध के माहौल थे। आइए समझते हैं, जब 1948 में इजराइल ने अरबों को हरा दिया
उसके बाद तक तो मामला कुछ दिनों तक शांत चला, लेकिन 1956 में क्या हुआ कि यूके, फ्रांस और इजराइल, इन तीन कंट्रियों ने मिलकर जो स्वेज कैनाल का रीजन है वहां पर क्या किया, वहां पर उस पर अधिकार करने का प्रयत्न किया, जिससे यूएन और अमेरिका जैसे बहुत सारे देशों ने इन पर दबाव डाला और फिर उनको वहां पर तो छोड़ना पड़ा। लेकिन इसकी इस हरकत से यूके और फ्रांस को तो कोई फर्क पड़ना नहीं था, फर्क पड़ना था इजराइल को फर्क पड़ा, और जो अरब कंट्रीज और इजराइल के बीच में ये तनातनी बढ़ चुकी थी। और इस तनातनी के बढ़ते क्रम में फिर 1967 आते आते क्या हुआ, अप्रैल 1967 में इजराइल ने सीरिया के 6 फाइटर जेट को मार गिराया। और फाइटर जेट मार गिराने के बाद ये एक बहुत बड़ी क्षति थी सीरिया के लिए भी और अरब कंट्रीज के लिए भी, क्योंकि एक छोटा सा देश जो यहां पर आकर बसा और फिर उसके बाद वो अरब कंट्रीज के ही फाइटर जेट्स को मार रहा है, ये सारी बातें वहां पर फैलने लगी। और 1967 में फिर मई में एक और बहुत बड़ी घटना हो जाती है। मई में जब एक इंटेल मिलती है मिस्र को, यानी इजिप्ट को, जब एक इंटेल मिलती है कि ये वाला जो वेस्टर्न वाला ये रीजन आप देख रहे हैं, यहां पर इजराइल अपने सैनिक डिप्लॉय कर रहा है। और सैनिक डिप्लॉय की ये जो इंटेल थी वो बहुत बार आगे चल के बहुत सारी बुक्स में ये बताया गया कि ये इंटेल ठीक नहीं थी, इजराइल ने ऐसा कोई भी सैन्य डिप्लॉयमेंट यहां पर नहीं किया था। लेकिन जब ये बात इजिप्ट को पता चली कि यहां पर सैन्य डिप्लॉयमेंट हो रहा है, तो इजिप्ट ने क्या किया, ये जो आप रीजन देख रहे हैं स्ट्रेट ऑफ तेहरान, इस स्ट्रेट ऑफ तेहरान को इसने ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया। अब जो इजराइल का सप्लाई सिस्टम था वो एकदम ब्लॉक होने लगा। अब इजराइल का सप्लाई सिस्टम ब्लॉक होने से इजराइल को बहुत सारी समस्याएं होनी थी, लेकिन इजराइल इन सभी बातों से ये समझ चुका था कि अब हम युद्ध के क्षेत्र में पड़ चुके हैं और अब युद्ध होना स्वाभाविक है। इजराइल के पास इतनी कोई खास सेना थी नहीं, और ये जो एलाइड कंट्रीज थे अरब के, इनके पास जो सेना थी ये बहुत बड़ी थी। आप देख रहे हैं यहाँ पर 2500 के आसपास टैंक था, वहीं 800 टैंक के साथ केवल इजराइल था। 5,47,000 सैनिक के साथ ये सारी एलाइड कंट्रीज थी। 2064 केवल सैनिक इनके पास थे, वहीं 557 एयरक्राफ्ट और इनके पास केवल 250 एयरक्राफ्ट थे। तो कहीं ना कहीं अगर इस व्यू से देखा जाए तो इजराइल युद्ध पहले ही हार चुका था, लेकिन इजराइल की जो स्ट्रेटेजी थी वो बहुत खतरनाक रही। इजराइल ने कुछ दिन पहले ही ये अफवाह उड़ा दी कि हमारे जो सारे सैनिक हैं उनको हम छुट्टी पर भेज रहे हैं, कोई भी इस समय कार्य पर नहीं है। और ये बात समझकर ये जो कंट्रीज थी वो थोड़ा सा लूज पड़ी, और अगले ही दिन जो मैंने आपको वायुसेना की कहानी बताई, वायुसेना के लोग मिस्र के क्षेत्र पर आक्रमण कर दिए। और मिस्र के क्षेत्र पर जब उन्होंने आक्रमण किया तो जो उनकी पूरी एयरफोर्स का जो पूरा सिस्टम था उसको उन्होंने ध्वस्त कर दिया। और एयरफोर्स के सिस्टम ध्वस्त होने के बाद फिर इजराइल की थल सेना ने बहुत ही शानदार कार्य किया, और फिर उन्होंने आगे बढ़कर जो इजिप्ट का रीजन था उसको हथिया लिया। जो सिनाई पेनिनसुला भी मैंने आपको मैप में दिखाया, ये वाला जो पूरा रीजन था यहां पर इनकी थल सेना ने अपना जमावड़ा बना लिया। अब उसके बाद नंबर था सीरिया, लेबनान और जॉर्डन का। और धीरे ही धीरे देखते देखते क्या हुआ कि जॉर्डन, सीरिया और लेबनान पर भी इसने आक्रमण किया, और कुछ ही 3-4 दिनों के अंदर ही इन सभी देशों पर भी अधिकार कर लिया। और अगर हम बात इजिप्ट की करें, इजिप्ट के टाइम पर जब वायुसेना ने अपनी प्रिपरेशन की तो वायुसेना का ये चाल था कि सबसे पहले वो मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर की तरफ जाएंगे और फिर वहां से यू टर्न मारेंगे, ताकि ये मिस्र को ये बात पता ही ना चल सके कि वो उनके ऊपर आक्रमण करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह थी कि आक्रमण उस समय किया गया जिस समय उनके सभी वायुसैनिक अपने नाश्ते पर थे, और सभी वायुसेना के जो जेट थे वो सारे जमीन पर थे। इस वजह से बहुत ज्यादा रिटेलिएशन, इनको कुछ करने का मौका मिला नहीं। एक दो कुछ रिटेलिएशन हुए, लेकिन उससे कोई खास फर्क इजराइल को पड़ा नहीं। देखिए ये जो सारा युद्ध हुआ 1967 में, फिर इजराइल ने क्या किया, ये जो सिनाई पेनिनसुला देख रहे हैं, ये जो ईस्ट जेरूशलम का रीजन देख रहे हैं, और जो वेस्ट बैंक का रीजन देख रहे हैं, और ये गोलन हाइट देख रहे हैं, इन सभी पर इजराइल ने अपना अधिकार जमा लिया। और ये जो जेरूशलम का रीजन है, ये लगभग आज 35 एकड़ की जमीन सबसे बड़े विवाद का कारण बनी हुई है। यहां पर 3 अलग अलग धर्मों का प्रतिनिधित्व होता है, ईसाईयत, इस्लाम और यहूदी। इन तीनों धर्मों का अपना यहाँ पे बहुत मान्यता है। इस्लाम का तो ये मान्यता है कि मक्का और मदीना के बाद जो अल अक्सा मस्जिद है वो इनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है, और वहीं यहूदियों का ये मानना है कि उनके जो भगवान है उनका यहीं पर जो है यहीं पर इनका उद्भव हुआ था। तो इस वजह से इसकी जो इंपॉर्टेंस है ये अपने आप में बहुत अलग है। अभी आपने हाल ताज में ये गाजा स्ट्रिप का जो आप रीजन देख रहे हैं, यहां से ही हमास ने आक्रमण किया था इजराइल के ऊपर। अभी सीज फायर कल साइन हो चुका है, तो लेकिन अभी जो आगे का मामला और नजर आ रहा है कि जेरूशलम पर कल फिर से इजराइल की कुछ सैनिकों ने हमला किया है। बाकी अभी आगे की बात हम आपको अगले वीडियोस में बताएंगे। तो ये सारे रीजन 1967 में वॉर के टाइम पे हुए। ये वॉर जो था, यहां पर आप देख रहे हैं ये सीन में, ये सभी लोग सरेंडर करते हुए इजरायली सेना के सामने लेटे हुए हैं, है ना। इजराइल ने
10 जून को जब ये युद्ध खत्म हुआ, इस युद्ध के खत्म होने पर कुल इजराइल को केवल 800 सैनिकों की क्षति हुई, केवल 800 सैनिक इजराइल के मरे। और अगर हम अरब कंट्रीज की बात करें तो अरब कंट्रीज के लगभग 20,000 सैनिकों की मृत्यु हो चुकी थी। और 132 घंटे की इस युद्ध में इजराइल ने बहुत ही शानदार तरीके से स्ट्रेटेजिकली काम किया और इस युद्ध में विजय प्राप्त की। देखिए, अभी जो इजराइल और फिलिस्तीन का इशू चल रहा है, ये इशू अभी नया नहीं है। 1947 में 48 में जब से इजराइल बना है, उसी टाइम से ये मामला हमेशा से जोर शोर पर रहा है। और इजराइल इसमें जो है, इजराइल ने कभी ढीलापन छोड़ा नहीं। और अभी भी जो फिर से पैक्ट साइन हुआ, इसमें फिलिस्तीन कह रहा है कि हम जीते हैं, इजराइल कह रहा है हम जीते हैं। तो अभी ये मामला कुछ क्लियर हुआ नहीं है कि पैक्ट में आखिर किसकी जीत है। वैसे देखा जाए तो इजराइल की जीत हुई है, क्योंकि ये जो हमास का रीजन था, इसको पूरा तहस नहस कर दिया। हमास एक आतंकी संगठन है, इसको पूरा तहस नहस कर दिया इजराइल ने। तो ये मानना होगा कि कहीं ना कहीं जो है इसमें इजराइल की जीत हुई है। फिर 1973 में एक बार फिर से समस्या खड़ी हुई। इजिप्ट और सीरिया ने एक बार फिर से उकसा दिया इजराइल को युद्ध के लिए। और एक बार फिर जब युद्ध हुआ 1973 में, योम किपुर वार आप जो ये देख रहे हैं, इस टाइम पर फिर से इजराइल ने क्या किया, सीरिया और इजिप्ट को हरा दिया। लेकिन इस बार मामला थोड़ा बदलने वाला था। 1973 के जब ये युद्ध के परिणाम स्वरूप जब ये दोनों कंट्रीज हार गई, उसके बाद जो अरब कंट्रीज थे उन्होंने विरोध के स्वर में क्या किया, जो ऑयल के प्राइसेस होते हैं उनको जो है बहुत बढ़ा दिया। अब वैश्विक रूप से इजराइल के ऊपर यह दबाव बढ़ने लगा कि वो जो क्षेत्र इन्होंने कवर किया है, वो क्षेत्र इनको लौटाए जाए। तो ऑयल के प्राइसेस, आपने सुना होगा कि 1973 में एक बार ऑयल क्राइसिस स्टार्ट हो गया था। तो ऑयल क्राइसिस बढ़ने से बहुत सारी चीजें, ट्रांसपोर्टेशन, सब्जी, ये सारी चीजें जो है ध्वस्त हो जाती है। तो इस प्रकार विश्व के बहुत सारे नेताओं ने इन पर दबाव डाला कि आप इनके जो रीजन को लौटा दीजिए। तो इजराइल ने ये जो सिनाई पेनिनसुला है, इसको लौटा दिया। और ये जो गोलन हाइट है, इसको भी जो है, इससे कुछ हिस्सों को रख लिया और कुछ हिस्सों को लौटा दिया। बाकी इजराइल ने इस युद्ध में जिनको हराया था, उन सबसे कुछ ना कुछ किसी ना किसी प्रकार से जमीन हथियाई थी। तो ये था आज का हमारा 1967 का जो युद्ध था, उस पर ये एक पूरा कंप्लीट वीडियो था। और इस कंप्लीट वीडियो का एंड करते समय मैं आपको एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि इजरायली मोहिती हॉट जो वायुसेना के अध्यक्ष थे, उनका यह कहना कि मिस्र की वायुसेना का अस्तित्व अब समाप्त हो चुका है, इसी से युद्ध की समाप्ति हुई। और फिर जो है इजराइल 1967 के विजय में, युद्ध में एक शानदार विजय के साथ आज एक टेक्नोलॉजी के मायने में और डिफेंस के मायने में एक सबसे सशक्त देश के रूप में वैश्विक रूप से हम सबके सामने है। इजराइल की जो संख्या है केवल 95 लाख है। ठीक है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। आज ये सबसे शानदार कंट्री मानी जाती है अपने सैन्य क्षेत्र में। और इजराइल में एक बात और है कि इजराइल में 3 साल हर व्यक्ति को सेना में कार्य करना ही पड़ता है। देखिए, जिनके पास जनसंख्या कम है, उनके पास और कोई चारा भी नहीं है ना। तो आप हमारे साथ स्काईलार्क के साथ बने रहें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको किसी भी अन्य टॉपिक पर ऐसा वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।